नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में। बहुत सारी फिक्र है, चर्चा चल रही है, चर्चा के बीच में हंगामा हो रहा है और हंगामे के बीच में कहां कोई ऐसी बात हो पाती है जिससे लगे कि भविष्य को लेकर सवाल। खैर, एंटी पेपर लीक संशोधन बिल राज्यसभा में पेश हुआ, जिस पर चर्चा के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने मनुस्मृति का जिक्र छेड़ा तो हंगामा मच गया। पेपर लीक बिल पर चर्चा मनुस्मृति तक कैसे पहुंची? मनुस्मृति पर तकरार जरूरी है या छात्रों के हितों की चिंता जरूरी है? छात्रों पर पैलेट गन के इस्तेमाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन में पुलिस को ऐसे बल प्रयोग से बचना चाहिए। साथ ही पैलेट गन के इस्तेमाल की गाइडलाइन पर केंद्र से जवाब मांगा है। प्रदर्शन के दौरान इस्तेमाल हुए हथियारों का पूरा रिकॉर्ड भी मांगा गया है। सरकार ने राज्यसभा में बयान दिया है कि E20 ईंधन से BS3 मानक वाली गाड़ियों के रबर पार्ट्स और गैस्केट खराब हो रहे हैं। हालांकि इंजन बदलने की जरूरत नहीं है। BS3 वाली गाड़ियां कौन सी हैं? फिक्र की फाइल देखना जरूरी है। हॉकी इंडिया में भारतीय पुरुष और महिला टीम की जर्सी का रंग नीले से भगवा किए जाने पर प्रियंका गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और समझ रही है। पूर्व कप्तान वीरेन ने भी फैसले पर सवाल उठाए हैं। हॉकी इंडिया ने बचाव में इसे खिलाड़ियों की सलाह बताया है, लेकिन अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप में खिलाड़ियों के लिए रंग मायने रखता है या परफॉर्मेंस? और POK के बाद खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की पुलिस और फौज के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है। वहां हुए हमले में 9 सुरक्षाकर्मी मारे गए, कई घायल हैं तो अब मुनीर जो है वो चौतरफा घिर चुके हैं। आगे क्या करेंगे? फिक्र की शुरुआत आज भी संसद की खबर से करेंगे। ऑफ कोर्स सबको पता है कि क्या चल रहा है वहां पर। कल तक लोकसभा में चर्चा थी, आज राज्यसभा की बारी है। लोकसभा में अग्नि परीक्षा में सफल होने के बाद लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण संशोधन विधेयक 2026 आज राज्यसभा में पेश हुआ। लोकसभा की तरह यहां भी केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने दोपहर 2 बजे बिल पेश किया, लेकिन कुछ देर के लिए माहौल वैसा ही हो गया जैसा कि लोकसभा में आपने देखा था। कल विपक्ष की तरफ से चर्चा की शुरुआत सदन में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की। सोनिया गांधी उनके बगल में बैठी थी। निचले सदन की तरह यहां भी कांग्रेस ने छात्रों पर पैलेट गन, AK-47 चलाने, लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागने पर सवाल पूछा। गृह मंत्री की गैर मौजूदगी का मुद्दा भी जोर शोर से उठाया गया। खड़गे ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया? छात्रों पर हुए लाठीचार्ज का जिम्मेदार कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे ने दावा किया कि शिक्षण संस्थानों पर RSS का कब्जा है। पेपर लीक पर सरकार की नाकामी बताते हुए उन्होंने दावा किया कि मोदी सरकार के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने खुदकुशी की है। छात्रों पर बोलते हुए खड़गे ने शिक्षा व्यवस्था और मनुस्मृति को जोड़कर कुछ ऐसा कहा जिस पर अंदर का माहौल गर्म हो गया। पक्ष की तरफ से नेता सदन JP नड्डा और BJP सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने इसका विरोध किया। कुछ देर तक इसी तरह दोनों तरफ से हंगामा होता रहा। सभापति के दखल पर दोनों पक्ष शांत हुए, फिर चर्चा दोबारा शुरू हो पाई। आपका यह भी कहना है कि जो विश्वविद्यालय है उसमें अच्छे अच्छे टीचर्स डालना है, अच्छे वाइस चांसलर आना है, ऐसे सोच वालों को निकालना चाहिए। सभापति जी, UPA सरकार ने हर नागरिक को शिक्षा का अधिकार दिया, लेकिन ये लोग अधिकार छीन ले रहे हैं। और मैं कंक्लूड Garge ji, please conclude. Now already 15. When your leader is speaking, also you are shouting. सभापति जी, जो अभी वक्तव्य लीडर ऑफ द ऑपोजिशन माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने दिया है, उस वक्तव्य से समाज में एक विद्वेष की भावना पैदा होती है और अशांति का भी वातावरण प्रतिपादित होता है। Whatever he said about Manusmriti will not go into the records. You understand? You are authenticate. I will authenticate what खड़गे जी has said. Sir, जयराम रमेश जी बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं सर, विलियम जोन्स जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज थे, 1790 में उन्होंने मनुस्मृति का ट्रांसलेशन किया। उन्होंने सर एक बार सर पूरी बात चले जाता हूं सर, 3 बुक्स का ट्रांसलेशन किया। शाकुंतला व मनुस्मृति दोनों अवेलेबल है और ये अवेलेबल नहीं है। और सर
हूं, बाबा साहब अम्बेडकर की किताब हू वर शूद्रास, चैप्टर नंबर 1, पेज नंबर 1, पैराग्राफ नंबर 3, उन्होंने लिखा है देयर इज नो कनेक्शन ऑफ मॉडर्न डे शेड्यूल कास्ट विद द वैदिक एज शूद्रास। बाबा साहब अम्बेडकर की किताब द अनटचेबल्स, उस पर लिखा है देयर वाज नो अनटचेबिलिटीज मनुजरा। सर मैंने बाबा साहब को कोट किया है। और जो आप सुनिए सर, इन्होंने बोला, सर मैं कहना चाहता हूं, Do you know about विलियम Paris जोन्स से building? पहले की Do you know about अवेलेबल नहीं है सर, उससे पहले की दर्जनों किताबें अवेलेबल है, मसीह अवेलेबल है, शाहनामा अवेलेबल है, जहांगीरनामा अवेलेबल है, तजुक बाबरी अवेलेबल है, फतवा फिरोज शाही अवेलेबल है, तबाकत नासिरी अवेलेबल है, और सुनिए सर तहकीक अवेलेबल है सर, मगर वही अवेलेबल नहीं। इसीलिए मैंने कहा आई वांट ऑथेंटिकेशन फ्रॉम ओरिजिनल टेक्स्ट, और ये अंग्रेजों ने बनाया, कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, ब्रिटिश टाइम से पहले का कोई टेक्स्ट अवेलेबल नहीं है, और इसका किसी भारतीय Nothing will go on record for the moment. Nothing will go on the record for the moment. क्या आप सबके मन में भी वही ख्याल है जो मेरे मन में, कि हम बच्चों को शांति, संवेदना, सहनशीलता, संस्कारों की बात करते हैं? आगे कुछ बोलना चाहिए मुझे? इसके अलावा खड़गे राज्यसभा में गृह मंत्री अमित शाह पर भी आक्रामक निकले। खड़गे ने पूछा कि छात्रों पर पैलेट गन चलाने का आदेश किसने दिया। इस पर सत्ता पक्ष ने भी जवाब दिया। Chairman sir, with your kind permission, I rise to move that the Public Examinations Prevention of Unfair Means Amendment Bill 2026 as passed by the Lok Sabha may be taken into consideration. यहाँ पर दिल्ली में ही इतनी गड़बड़ हो रही है और आप होम मिनिस्टर हो, लॉ एंड ऑर्डर देखते हो, इतना होने के बावजूद भी, गड़बड़ी होने के बाद आपका मुंह भी नहीं खुल रहा। क्या कोई स्टिच कर दिया क्या? मुंह को बंद कर दिया? कई बच्चों को आंखों में वो पैलेट के छर्रे लगे, आंख पे लगे, पीछे लगे, लेकिन ये देखकर हमको तो शर्म आई, उनको शर्म आया कि नहीं मुझे मालूम। किसका आंख गया, किसका कान गया, किसका हाथ गया, किसका पैर टूटा, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप है, होम मिनिस्टर है। सभापति जी, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को हम शांति से सुन रहे हैं, और प्रजातंत्र में शांति से सुनना ये हमारी जिम्मेवारी है सरकार की। लेकिन मेरा निवेदन है लीडर ऑफ ऑपोजिशन से कि वह तर्क के साथ भावावेश में ना आए, और भावावेश में ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें जो असंसदीय है। रात के 12 बजे, रात के 10 बजे इंस्टाग्राम उसमें ऐसा लेके बात कर रहे हैं, और क्योंकि उनको नींद नहीं आ रही थी, बहुत परेशान थे। अरे आपको तो मन की बात बोलने की आदत है, धन्यवाद, वो भी रात के 12 बजे। थैंक यू फ्रेंड्स। ये नए नए शब्द उन्होंने प्रयोग किए, नहीं तो हमेशा हिंदी में बोलते थे। लाठी चार्ज कराने के लिए, आंसू गैस करने के लिए, छोड़ने के लिए पैलेट गन के इस्तेमाल का आदेश किसने दिया? अगर गृह मंत्री इनके जवाब नहीं दे सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए। और मोदी जी के कार्यकाल में लगभग 1.25 लाख छात्रों ने आपकी सरकार की नाकामियों के वजह से सुसाइड कर लिए। जो कैपिटेशन फीस लेके सैकड़ों करोड़ प्रति वर्ष कमाते थे, उनके अरमानों पे बिजली गिरी है, और उस बिजली गिरने के कारण एक कहावत होती है कि तन बदन में आग लगना, मगर सभापति जी इनके तन बदन और धन तीनों में आग लगी हुई है। राज्यसभा के अलावा लोकसभा में भी आज खूब हंगामा हुआ है। अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष के शोर के चलते कार्रवाई स्थगित होती रही। विपक्ष के सदस्य आसन के करीब हाथों में तख्तियां लेकर अमित शाह जवाब दो के नारे लगा रहे थे। सुबह 11 बजे कार्रवाई शुरू होने के बाद से ही हंगामा होने लगा। कार्रवाई शुरू होने के कुछ मिनट के अंदर ही सदन पहले दोपहर 2 बजे और बाद में दोपहर 3 बजे तक स्थगित कर दी गई। प्रश्नकाल भी नहीं हो पाया।
कांग्रेस सदस्य बुधवार को सदन में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के भाषण के दौरान हुए गतिरोध का मुद्दा उठा रहे थे। छात्रों पर यह कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री के बयान की मांग कर रहे थे। हालांकि विपक्ष के शोरगुल के बीच दोपहर 3 बजे जब कार्यवाही शुरू हुई तो वंदे मातरम के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाले बिल जरूर पास हो गया। इसके बाद सदन कल तक के लिए स्थगित हो गई है। आपने लोकसभा और राज्यसभा के अंदर हंगामा देखा। अब आपको बाहर लेकर चलते हैं, जहां मकर द्वार पर आज भी जबरदस्त सियासी तकरार देखने को मिली। इंडिया गठबंधन में शामिल लगभग सभी विपक्षी दलों के नेता हाथों में गृह मंत्री जवाब दो के पोस्टर बैनर लेकर नारेबाजी करते दिखे। एक बड़ा सा पोस्टर बीच में भी नजर आया, जिस पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा था हु गेव द ऑर्डर, यानी आदेश किसने दिया। विपक्षी दल 3 दिन से आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर गोली चलाई गई। यह आदेश होम मिनिस्टर की तरफ से आया था, जबकि सरकार ने कल ही लोकसभा में इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने यहां तक कहा था कि फायरिंग का आदेश कोई मंत्री नहीं देता है, यह आदेश मजिस्ट्रेट, एसडीएम और डीएम की ओर से दिया जाता है। जितेंद्र सिंह ने यह भी कहा कि इसका सवाल तब आता जब गोली चली हो, और दिल्ली में प्रदर्शनकारियों पर गोली चली ही नहीं। वहीं बीजेपी की तरफ से विपक्ष को जवाब दिया गया कि गृह मंत्री डरते नहीं हैं, डराने वाले हैं। लेकिन इस मुद्दे पर विपक्ष की सियासत सड़क से संसद तक रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे आपने मकर द्वार पर हुए इस प्रदर्शन के वीडियो को ध्यान से देखा होगा, तो एक और तस्वीर ठीक बीच में दिखाई देगी। वहां एक दान पात्र रखा हुआ था, दान पात्र देखा आपने, हु गेव द ऑर्डर्स के ठीक सामने। यहां पर अखिलेश यादव ने इससे जुड़ी एक स्टिल पिक्चर एक्स पर पोस्ट की, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद उसी दान पात्र में कुछ रुपए डालते दिखे और पीछे खड़े कई नेता हाथों में सरकार विरोधी पोस्टर लिए हुए थे। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में पेपर लीक, पैलेट गन और राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर जुबानी फायरिंग दिन भर होती रही। तो उस लड़के जो राहुल जी आपके सामने लाए थे, उस लड़के को, उसके पूरे शरीर में पैलेट्स कहाँ से आई? आसमान से गिर गई? माननीय अमित शाह जी डरते नहीं हैं, आप उससे डरते, वो डराने वाले आदमी हैं। डराने वाले किसको? जो देशद्रोही ताकत है, जो आतंकवादी है, जो नक्सलवादी है, जो देश को टुकड़े टुकड़े करने की साजिश रच रहा है, वो सारे लोग उनसे डरते हैं। तो आप डर रहे होंगे। Who ordered police action in Delhi? Who ordered firing in Delhi against students? We need an answer from the Home Minister of India. Why Home Minister of India running away from the Parliament? He is running away from the Parliament, and you are not even allowing LOP to speak. देश जानना चाहती है कि वो और उनके मंत्रालय किस लिए, किस वजह से अनआर्म्ड प्रोटेस्टर्स बच्चे के ऊपर आपने पैलेट गन्स, लाठी और इंजरीज की। अगर कोई कहता है कि एसडीएम ने अनुमति दी, तो क्या हमारे गृह मंत्री ने कहा कि एसडीएम ने गलत किया? आज तक कोई बयान आया गृह मंत्री का? नहीं आया ना। क्यों है चुप गृह मंत्री? इससे साफ जाहिर है कि उनकी सहमति से ही ये हुआ है। अदरवाइज वो कहते कि एसडीएम ने गलत काम किया है। श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए। उनसे क्या उम्मीद करोगी कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी? संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। मतलब कुल मिलाकर अब ये जो मसला है, इसमें इंटरट्वीनिंग हो रही है, यानी एक और मसला जुड़ रहा है, वो है राम मंदिर वाला मसला, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी वाला मसला। यानी आने वाले समय में अगर ये शांत हुआ तो उस पर भी शोर सुनाई देगा। वैसे फायरिंग के मुद्दे पर लोकसभा में दिए गए जितेंद्र सिंह के बयान में समाजवादी पार्टी ने अयोध्या एंगल भी ढूंढ लिया है। देयर यू गो। पार्टी से राज्यसभा सांसद राम गोपाल यादव ने क्या कटाक्ष किया, आपको देखना चाहिए। कहीं भी गोली चलाने का आदेश कोई मंत्री नहीं देता, वो मैजिस्ट्रेट देता है, एसडीएम देता है, डीएम देता है। ये बार बार स्पष्ट किया गया कि गोली चली ही नहीं, अश्रु गैस, टीयर गैस का इस्तेमाल हुआ, लेकिन जब गोली चली ही नहीं तो आदेश देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और आदेश देने
का अधिकार मैजिस्ट्रेट के पास रहता है, मंत्री के पास नहीं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से लोगों से कि अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, अयोध्या में गोली चली तो मुलायम सिंह ने चलवाई, और यहाँ चली तो प्रशासनिक चली। आप देखिए दोहरा मापदंड। काफी गहरी और पुरानी बात निकाली जा रही है। गड़े मुर्दे से भी ज्यादा गड़ा कुछ होगा तो वो भी निकाला जा रहा है। राम गोपाल यादव ने दिल्ली की तुलना अयोध्या गोलीकांड से करते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाए हैं। अयोध्या में एक कब की बात है, इतिहास में क्या दर्ज है, जल्दी से आपको फ्लैशबैक दे देते हैं। असल में 36 साल पहले मुलायम सिंह यादव यूपी के मुख्यमंत्री थे। उनके कार्यकाल में साधु संत अयोध्या कूच कर रहे थे। उन दिनों प्रशासन ने वहां कर्फ्यू लगा रखा था। बाबरी मस्जिद के 1.5 किलोमीटर के दायरे में बैरिकेडिंग थी। तब पहली बार 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवकों की भीड़ जब बेकाबू हुई तो प्रशासन ने उन पर गोलियां चलाईं, जिसमें 5 लोगों की मौत हुई थी। इस घटना के बाद अयोध्या से लेकर पूरे देश में माहौल गर्म हो गया और मुलायम सिंह यादव पर सियासी आरोप लगे थे। इसी घटना का रेफरेंस राम गोपाल यादव ने लिया। मतलब उनका कहना था कि अगर यहां पर गृह मंत्री जिम्मेदार नहीं है तो वहां पर मुख्यमंत्री उस जमाने के मुलायम सिंह कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं। वो ये शायद दिस इंप्लाइज दैट ये करना चाह रहे थे शायद। वैसे आज संसद में पूरे दिन तीखी बहस, आरोप प्रत्यारोप और तनाव का माहौल रहा। लेकिन इसी बीच कुछ ऐसे पल भी आए जिन्हें आप कह सकते हैं द लाइटर मोमेंट्स, माहौल को हल्का कर दिया। और ऐसा क्यों होता है कि जब भी ऐसी बात होती है तो दादा बीच में दिखाई देते हैं? कल्याण बनर्जी, ध्यान से देखिए। मामला संसद परिसर के मकर द्वार का ही है, जहां टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी अपनी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेताओं की तस्वीरों वाला पोस्टर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान वहां से गुजर रही कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की नजर पोस्टर पर पड़ी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कल्याण बनर्जी से कहा, टीएमसी में तो कांग्रेस के लोग भी शामिल हैं। बस यहीं से दोनों नेताओं के बीच दिलचस्प बातचीत शुरू हो गई। बात टीएमसी के बागी नेताओं से शुरू हुई, फिर ममता बनर्जी के कांग्रेस छोड़ने तक पहुंची और देखते ही देखते गांधी परिवार और राजीव गांधी के दौर की राजनीतिक यादों तक जा पहुंची। संसद के मकर द्वार पर हुई इस दिलचस्प बातचीत को आपको जरूर देखना चाहिए। कैसे टीएमसी के बागियों से शुरू हुई चर्चा ममता बनर्जी और राजीव गांधी तक पहुंच गई। कल्याण बनर्जी जी क्या लेकर आए हैं आप? 20 गद्दार का तस्वीर। 20 गद्दार? 20 गद्दार कहाँ है 20 गद्दार? ये पार्लियामेंट के अंदर है, मोदी जी के पास बैठे हैं। कुछ लोग हमारे यहाँ से पहले आपके यहाँ गए, फिर आपके यहाँ से नहीं, वो लोग तो हमारा टिकट से जीता था। आप लोग का उधर से 2014 में चला गया। पश्चिम बंगाल में आप लोग को कुछ भी नहीं है, नहीं था, इसलिए कुछ नहीं करना था। तो ओनली 2-3 आदमी तो चला गया और एक वो लोग तो हमारा टिकट से जीता है। कभी आपको वो लोग को भी आपको टिकट से पार्लियामेंट में नहीं आया। लेकिन थे तो कांग्रेस ही। अरे कांग्रेस तो हम भी थे, वो तो छोड़ो ना, क्या यार तुम लोग। अरे कांग्रेस तो हम लोग को, कांग्रेस तो हम भी थे। आई वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द यूथ कांग्रेस देन। अरे आप लोग सब दीदी को तो भगा दिया था, ये बात बोलो 97 में। अरे दीदी को नहीं भगा था तो तुम लोग का ऐसा हाल होता। दीदी को 97 में भगा दिया। दीदी को राजीव जी बहुत आई नो दैट्स द रीजन। राजीव जी बहुत प्यार करते थे। राजीव जी भी दीदी को सम्मान दिया। और लेकिन अरे पप्पू सिंह सुनो भाई, ज्यादा मत बोलो। उस टाइम कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। हमारा फाइट था सीपीएम का बारे में। फिरोजा सब सीपीएम का साथ एक हो गया। प्रणब का भी कांग्रेस सीपीएम का साथ एक हो गया। तो हम लोग का फाइट तो था सीपीएम का बारे में। सीपीएम का बारे में जब हम लोग बोलते थे, दीदी जब बोलते थे, उससे दीदी को निकाल दिया था। कांग्रेस साथ है ना? हाँ है, हम भी थे। बात बागियों से शुरू हुई और हिस्ट्री के लेसन पर चली गई। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। नकल बिल जो है वो राज्यसभा से भी पास हो गया। इस वक्त की बड़ी खबर सीधे दिखाइए, ब्रेकिंग न्यूज। एंटी पेपर लीक बिल दोनों सदनों से पास हो गया है। एंटी पेपर लीक राज्यसभा से भी पास हो गया, हालांकि काफी गहमा गहमी रही, कल लोकसभा से और अब राज्यसभा से। ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ा मूव है, क्योंकि इस बिल में जो प्रावधान किए गए हैं वो भारत में पूरी दुनिया में सबसे स्ट्रिंजेंट लॉज के रूप में देखे जाएंगे। पेपर लीक
या जो भी इससे जुड़े माफिया हैं उनके खिलाफ। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के भदोई जिले की। पूरी दुनिया में इसकी चर्चा कालीन के लिए होती है, लेकिन बीते रोज से यह अपने नाम के कारण चर्चा में ज्यादा आ गया है। दरअसल कल वाराणसी में बीजेपी के समरसता संकल्प अभियान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला और कहा कि आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार इस जिले का पूर्व नाम बहाल करेगी। इससे संतों और समाज सुधारकों को सम्मान देने की इस सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर विरोधियों ने कड़ी आपत्ति जताई है। समाजवादी पार्टी ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश सरकार पर कटाक्ष किया है कि जो लोग भगवान का नाम बदल दें, भगवान विष्णु का नाम बदल दें, उनसे क्या उम्मीद करेंगे। नाम बदलने वाला ये खेल अब बंद होने जा रहा है। जनता सरकार बदलने के लिए तैयार है। वैसे तो उत्तर प्रदेश में कई जिलों और कई शहरों के नाम बदले जा चुके हैं, लेकिन भदोई के नाम पर जो सियासत हो रही है उसकी एक खास वजह है। भदोई को वाराणसी से अलग करके तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने अलग जिला बनाया था। यह उत्तर प्रदेश का 65वां जिला बना था। तब से कई बार इसका नाम बदल चुका है, कभी भदोई तो कभी संत रविदास नगर। सीएम योगी के नाम बदलने वाले इस ऐलान के बाद इस मुद्दे पर जो सियासी फाइट हो रही है उस पर आपको ये रील तो जरूर देखनी चाहिए। और फिर भदोई का इतिहास। समाजवादी पार्टी ने एक पाप और किया था। सदगुरु रविदास जी महाराज के नाम पर बने हुए जनपद का नाम भी हटा दिया। आज मैं फिर कह रहा हूं, फिर से भदोई को संत रविदास नगर के नाम पर ही जाना जाएगा। पिछले 10 साल से हम नाम बदलते हुए देख रहे हैं। जो लोग भगवान का नाम बदल दें, भगवान विष्णु का नाम बदल दें, उनसे क्या उम्मीद करोगे। ये नाम बदलने वाला खेल बंद होने जा रहा है। जनता तैयार है अपनी सरकार बदलने के लिए। सारे नाम जो महापुरुषों के नाम से थे, तो उस विषमता को समता में बदलने वाले महापुरुष हैं। इसलिए मैं योगी जी को विशेष रूप से सरकार बदलवाना और जनता को जानना होगा कि कौन किसके साथ है। मायावती जी बहुत पहले कर गई, इन्हें याद नहीं, इनकी मेमोरी खराब हो गई लगता है। राजनीतिक फायदा लेने के लिए कर रहे हैं। जानते हैं ये जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज कितना मानते हैं, उनके विचारों कितना सम्मान करते हैं। सबसे ज्यादा मूर्तियां इन्हीं के समय में टूटी हैं। एक फैक्ट फाइंडिंग ये कहती है कि करीब 3 डिस्ट्रिक्ट्स और 3 रेलवे स्टेशंस के नाम बदले गए उत्तर प्रदेश में। अब इस जिले के इतिहास के ऊपर एक नजर डालते हैं। 30 जून 1994 को उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने भदोई को वाराणसी से अलग कर एक नया जिला बनाया था। 1997 में मायावती की सरकार ने भदोई जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर कर दिया। इसके बाद 2012 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आती है। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनते हैं और 2014 में उन्होंने संत रविदास नगर को फिर से भदोई कर दिया। तब से लेकर अब तक इस जिले का आधिकारिक नाम भदोई है। लेकिन अब जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐलान कर रहे हैं कि इस जिले को संत रविदास नगर के नाम से ही जाना जाएगा, यानी एक बार फिर इसका नाम बदलना तय। इस बीच 1999 में बीजेपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री रामप्रकाश गुप्ता ने निर्यातकों की मांग पर संत रविदास नगर के साथ ब्रैकेट में भदोई जोड़ दिया था, जिससे इसका नाम संत रविदास नगर ब्रैकेट में भदोई हो गया था। इस बदलाव का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया था, इसीलिए तकनीकी रूप से अब तक 2 बार भदोई का नाम बदला है और तीसरी बार की तैयारी। खैर, फिक्र में अब कुछ अपडेट सुप्रीम कोर्ट से। संसद से 4 किलोमीटर दूर सुप्रीम कोर्ट में आज पैलेट गन की चर्चा रही है। दिल्ली में छात्र आंदोलन के दौरान पैलेट गन के इस्तेमाल के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में सीजेआई समेत 3 जजों की बेंच में सुनवाई हुई है। इस दौरान जजों ने काफी अहम टिप्पणियां की हैं। कोर्ट ने कहा है कि बहुत गंभीर हालात में लाठीचार्ज और आंसू गैस से हिंसा काबू में न आने पर पुलिस को गोली चलाने की इजाजत होती है। अगर कोई विरोध प्रदर्शन हिंसक हो जाए तो पुलिस को पैलेट गन इस्तेमाल करने से कैसे रोका जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जंतर मंतर पर तैनात आरएएफ के गोला बारूद का रिकॉर्ड सुरक्षित रखने को कहा।
साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया है कि घायल प्रदर्शनकारियों का उचित इलाज किया जाए। कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर प्रोटोकॉल बनाने का भी जिक्र किया है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता की वकील ने कहा कि पैलेट रबर, प्लास्टिक और धातु के हो सकते हैं। जो छात्रों पर चलाए गए वो धातु के थे और उनके शरीर से निकाले गए। इस पर कोर्ट ने कहा कि हम किसी खास मामले में पैलेट के इस्तेमाल की जांच के खिलाफ नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी याचिका पर पिछली सुनवाई में कहा था कि हम छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध से सहमत हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन को निजी स्वार्थ के लिए हाईजैक करने की इजाजत नहीं दी जा सकती, क्योंकि इससे विरोध की असल मंशा पर असर पड़ता है। कोर्ट ने सुझाव दिया था कि पुलिस को इस तरह तैयार करें कि उन्हें ऐसे कदम ना उठाने पड़े। तब सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि उनके पास सुरक्षा उपकरण थे, लेकिन हां, मैं सहमत हूं। हमारी कहना यह है कि ये जो वेपन है, ये क्राउड डिस्पर्सल का वेपन नहीं होना चाहिए। ये एक पीसफुल असेंबली के खिलाफ जब भी इस्तेमाल होगा, ये डिस्प्रपोर्शनेट फोर्स होगी। प्रोटेस्ट को मैनेजमेंट करने का वेपन नहीं हो सकता। इस बात पर गौर करने के लिए कोर्ट ने कहा है कि उनको एसओपी चाहिए या कोई रेगुलेशन चाहिए जिसके तहत इसकी इजाजत दी गई है दिल्ली पुलिस को या आरएएफ को। जो लीगल एक्सपर्ट्स हैं वो दो चीजों को लेकर बहुत यहां पर उनका व्यू पॉइंट है। पहला कि क्या ये प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं था और उससे ज्यादा आगे बढ़ चुका था। दूसरा, क्या पैलेट गन या कुछ एक्सट्रीम मेजर्स ही एक ही मात्र विकल्प बाकी थे। इन दोनों विषयों पर चर्चा ज्यादा चल रही है। जिस पैलेट गन को लेकर संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक में बहस हो रही है, उसका इस्तेमाल किन परिस्थितियों और कैसे किया जा सकता है, इसे समझना जरूरी है। देखिए, प्रदर्शन, हिंसा या दंगे की स्थिति में पैलेट गन का इस्तेमाल अंतिम विकल्प के तौर पर होता है। जब लाठी चार्ज, आंसू गैस, वाटर कैनन या दूसरे कम घातक उपाय असरदार ना हो, भीड़ हिंसक हो जाए जिससे जान माल या सुरक्षा बलों को गंभीर खतरा हो, सामान्य तौर पर इसका इस्तेमाल मौके पर मौजूद वरिष्ठ अधिकारी के आदेश से ही हो सकता है। एसओपी यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के अनुसार सिर, चेहरा, आंख, गर्दन और छाती पर निशाना नहीं लगाया जाता। पैलेट गन का निशाना कमर के नीचे, आमतौर पर पैरों की ओर रखा जाता है ताकि व्यक्ति को रोका जा सके। बहुत कम दूरी से पैलेट फायरिंग नहीं की जाती क्योंकि इससे गंभीर चोट का बहुत ज्यादा खतरा होता है। सिर्फ उतनी ही फायरिंग की जाती है जितनी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हो। फायरिंग की परिस्थितियां, आदेश देने वाले अधिकारी और परिणाम का रिकॉर्ड तैयार किया जाता है। कई मामलों में बाद में पोस्ट इवेंट रिव्यू या जांच भी की जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने पैलेट गन के इस्तेमाल पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि पुलिस विशेष स्थितियों में इसका इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट ने कहा है कि जब तक पैलेट गन के इस्तेमाल की परमिशन देने वाले पुलिस नियमों को चुनौती नहीं दी जाती, तब तक इस पर रोक लगाने का आदेश देना मुश्किल है। हालांकि अदालत ने इसके इस्तेमाल से जुड़ी गाइडलाइंस पर केंद्र सरकार से जवाब जरूर मांगा है। फिक्र में अब सुप्रीम कोर्ट की अगली खबर का कोड वर्ड है खसरा नंबर 596। मामला भोजशाला विवाद से जुड़ा है। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर देश की सबसे बड़ी अदालत ने अपना अंतरिम आदेश फिर से स्पष्ट किया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि मुस्लिम समुदाय को खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। अदालत ने राज्य सरकार को इसके लिए उचित व्यवस्था के निर्देश दिए। कोर्ट ने कहा कि पहले दिए गए आदेश को इस हद तक स्पष्ट किया जाता है कि मुस्लिम समुदाय को शुक्रवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच खसरा नंबर 596 वाली जमीन पर नमाज पढ़ने की इजाजत दी जाए। पेश किए गए साइट प्लान की कॉपी से पता चलता है कि वहां तक जाने के लिए एक अलग और स्वतंत्र रास्ता है, इसीलिए वो जगह उपयुक्त लगती है। बताया गया है कि यह दरगाह की जमीन है, साथ ही यह भोजशाला परिसर के पास ही है। मध्य प्रदेश के धार भोजशाला कमाल मौला विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने पहले भी परिसर से लगी हुई जगह पर नमाज की अनुमति दी थी, लेकिन जिला प्रशासन परिसर से दूर नमाज पढ़ने की जगह दे रहा था। इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल की थी। मुस्लिम पक्ष ने अपनी शिकायत में कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है। नमाज पढ़ने के लिए जो जगह दी गई वो 1.3 किलोमीटर दूर है और कलेक्टर ने आदेश दिया कि सिर्फ यही स्थल आवंटित किया जाएगा। इसी पर कोर्ट ने खसरा नंबर 596 वाली जमीन का जिक्र करते हुए सरकार को फिर से निर्देश जारी किया।
सुनवाई के दौरान हिंदू पक्ष की ओर से वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया, वो अपना पक्ष रखना चाहते हैं, लेकिन कोर्ट ने उनकी मांग खारिज कर दी। 14 जुलाई को कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि जब तक मामले का अंतिम फैसला नहीं हो जाता तब तक भोजशाला परिसर के पास ही जुमे की नमाज के लिए एक अलग जगह उपलब्ध कराई जाए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि जो लगी हुई जगह है 611 नंबर खसरा है 596, उसके बीच में एक येलो करके एक नक्शा दिया गया है जिस पर न्यायालय ने कहा है कि वहाँ पढ़ा दी जाए। देखिए, उम्मीद करूँगा कि जिला प्रशासन अब टालेगा नहीं और कल नमाज वहाँ अदा कराएगा। सुप्रीम कोर्ट में आज एक और अहम सुनवाई हुई। मामला बिहार के एक मंत्री दीपक प्रकाश और कानून से जुड़ा है। सर्वोच्च अदालत ने उनकी नियुक्ति पर सवाल उठाए हैं। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा कि पिछले 6 महीने से वो ना तो विधायक है और ना ही एमएलसी, फिर कैसे मंत्री बने हुए हैं। बेंच ने बिहार सरकार से पूछा कि आखिर कैसे एक मंत्री बिना विधायक या विधान परिषद का सदस्य बने, संविधान में तय 6 महीने की अवधि से अधिक समय तक पद पर बने हुए हैं। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को इस पर जवाब देना होगा। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि यह पूरी तरह कानून का प्रश्न है और राज्य सरकार को बताना होगा कि कोई मंत्री 6 महीने से अधिक समय तक बिना निर्वाचित हुए कैसे पद पर बना रह सकता है। सुप्रीम कोर्ट में बिहार के पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश के खिलाफ याचिका दी गई है। याचिका में संविधान के अनुच्छेद 164(4) का हवाला देते हुए कहा गया है कि कोई भी मंत्री यदि नियुक्ति के 6 महीने के भीतर सदन का सदस्य नहीं बनता तो वो मंत्री पद पर नहीं रह सकता। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के 2001 के एक फैसले का हवाला है। मामला पंजाब सरकार के मंत्री तेज प्रकाश सिंह से जुड़ा था, जो बिना चुनाव लड़े इस्तीफा देकर 2 बार मंत्री बने थे। तब कोर्ट ने कहा था कि 6 महीने की छूट सिर्फ अस्थायी व्यवस्था है और इसका बार बार इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस आधार पर कोर्ट ने तेज प्रकाश सिंह को दोबारा मंत्री बनाए जाने को अवैध माना था। देखिए, अब फिक्र का लेंस ध्यान से देखेगा। दीपक प्रकाश पहले नीतीश कुमार की सरकार में करीब 5 महीने मंत्री रहे। इसके बाद सम्राट चौधरी सीएम बने और नए मंत्रिमंडल का गठन हुआ। 7 मई 2026 से दीपक प्रकाश सम्राट चौधरी सरकार में मंत्री हैं। याचिकाकर्ता का कहना है कि संविधान में चुनाव लड़ने के लिए 6 महीने का वक्त देने का प्रावधान है, लेकिन कोई पद छोड़कर दोबारा मंत्री बन जाए तो यह संविधान के साथ धोखा है। यही विवाद अब सुप्रीम कोर्ट के सामने। कोर्ट को यह तय करना है कि 6 महीने का मतलब केवल एक कार्यकाल है या अलग अलग कार्यकालों को जोड़कर भी देखा जा सकता है। खैर, अब सबसे ट्रेंडिंग खबर, हमारी गाड़ियों की खबर, कंफ्यूजन दूर करते हैं। ध्यान से देखिए, क्योंकि मामला एथेनॉल का है और E20 ईंधन पर कल राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने लिखित जवाब दिया और इस जवाब में सरकार E20 वाले मुद्दे पर अपने स्टैंड पर कायम दिखी। ध्यान से देखिएगा पूरी खबर। कहा गया है कि किसी भी गाड़ी में इंजन डैमेज का सबूत नहीं है। यह भी बताया गया है कि माइलेज घटने के वैज्ञानिक प्रमाण भी नहीं मिले। सीएम यानी कि सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स की रिपोर्ट के आधार पर यह जानकारी दी गई है कि E20 पेट्रोल से इंजन फेल होने के कोई प्रमाणित शिकायत नहीं मिली। सरकार की ओर से दिए गए इस जवाब का आधार परीक्षण को बताया गया। यह दावा किया गया है कि E20 को लागू करने से पहले व्यापक परीक्षण किया गया। सरकार की ओर से यह भी जानकारी दी गई है कि IOCL, IIP, CM और ARAI ने वर्षों तक परीक्षण किया। यह परीक्षण चरणबद्ध तरीके से हुआ, जिसके बाद E20 का फैसला लिया गया। यह भी बताया गया है कि फील्ड ट्रायल और विशेषज्ञ संस्थाओं से परामर्श भी लिया गया था। परीक्षण में इंजन की टिकाऊ क्षमता पर नकारात्मक असर नहीं पड़ा, यह सरकार ने लिखित जवाब में बताया है। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि गाड़ी के चलने की क्षमता और BS6 उत्सर्जन पर नकारात्मक असर नहीं देखा गया। सरकार का दावा है कि अधिकांश पुराने वाहनों में किसी बड़े बदलाव की आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया और सार्वजनिक चर्चाओं में गाड़ी के इंजन खराब होने के दावों को गलत बताया गया है। यह कहा गया है कि ऐसे दावों की वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। सरकार के इस जवाब का एक और हिस्सा है जिसमें कई सवाल हैं। इसकी वजह भी जानिए। देखिए, सरकार ने लिखित रूप में माना है कि वर्ष 2016 से पहले की कुछ गाड़ियों के मॉडल में पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। मतलब यह कि E20 ईंधन के इस्तेमाल की वजह से इन गाड़ियों के पार्ट्स खराब हो सकते हैं। इंजन की बात नहीं है, गाड़ियों के पार्ट्स
अब सवाल है कि क्या वो इंजन के भी पार्ट है, वो क्या है ये भी जानते हैं। यह बताया गया है कि BS3 गाड़ियों में इंजन पाइप, ईंधन पाइप, ओरिंग, रबर सील, फ्यूल हॉज, गैस्केट बदलने पड़ सकते हैं, यानी कि जो रबर और प्लास्टिक के कंपोनेंट्स हैं। हालांकि तर्क यह दिया गया है कि सामान्य रखरखाव के तहत वाहन के पार्ट्स बदलने की जरूरत हो सकती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सरकार का यह जवाब, यह तर्क, यह दलील बहुत लोगों को समझ नहीं आ रही है। यह आरोप लगाया जा रहा है कि सरकार झूठ बोल रही है। गाड़ियों के इंजन में खराबी आई तो संसद में गुमराह किया गया है झूठा और गलत बयान देके, इसलिए कि सरकार की रुचि इथेनॉल बेचने में है, क्योंकि इसमें उसके स्टेक्स लगे, पैसा लगा है, लूटा जा रहा है। हम अगर वैकल्पिक ऊर्जा का पता नहीं लगाएंगे, उसका प्रयोग नहीं करेंगे, तो हम अपने वहाँ के लोगों की मांग को कैसे पूरा करेंगे? ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि पेट्रोल के लिए लाइन लगाई जाए। महाराज जितना भी झूठ ना बोलो, लोगों की लाइन लगी हुई है, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। कंपनी वाले डर करके आपसे कह रहे हैं कि हम ठीक नहीं करेंगे, पैसे ले रहे हैं और बाहर कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। मैंने 29 कंपनियों को चिट्ठी लिखी थी। उनसे चिट्ठी में मैंने पूछा था कि भाई ये बता दो साफ साफ लिख के कि क्या आपके 2023 से पहले जो बने हुए व्हीकल हैं, उन व्हीकल्स में E20 पेट्रोल इस्तेमाल किया जा सकता है। 29 में से लिखित में तो जवाब किसी भी का भी नहीं आया, लेकिन 9 कंपनियों के अधिकारियों के साथ फोन पे मेरी लंबी बातचीत हुई पर्सनली। उन्होंने कहा सर, मोदी सरकार खुलेआम धमकी दे रही है। इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सच्चाई ये है कि अगर आप 2023 के व्हीकल्स के ऊपर अगर आप E20 इस्तेमाल करते हो तो व्हीकल खराब होगा। लेकिन हमें धमकी दी गई है मोदी सरकार के द्वारा कि अगर तुमने ये कहा, अगर तुमने पब्लिकली ये कहा जनता के बीच में, तो फिर देख लो खैर नहीं है, तुम्हारा प्लांट बंद करा देंगे। तो बोले जी हम ये लिख के नहीं दे सकते। और बोले अगर ये लिख के दे दे, मोदी सरकार दबाव डाल रही है कि ये लिख के दो कि E20 सेफ है। सरकार की ओर से स्पष्ट कहा गया है कि यूरो 4 से नीचे के जितने भी वाहन हैं, उनके बहुत पार्ट्स में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। संसद में दिए गए जवाब के अनुसार 1 अप्रैल 2005 से लागू BS3 मानक के तहत वर्ष 2016 से पहले बनी, मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा प्लीज, जो जवाब दिया गया है उसके अनुसार 1 अप्रैल 2005 से लागू BS3 मानक के तहत वर्ष 2016 से पहले बनी बाइक और कारें इसके दायरे में। यूरो 4 से जुड़ी अतिरिक्त जानकारी यह है कि यूरो 4 यूरोपीय संघ की ओर से तय किया गया एक उत्सर्जन मानक है। इसका लक्ष्य कार, बाइक, ट्रक के साइलेंसर से निकलने वाले हानिकारक धुएं को सीमित करना और वायु प्रदूषण को कम करना है। यूरोपीय संघ ने वर्ष 2005 में इसे लागू किया था। उस वक्त गाड़ियों से निकलने वाले हानिकारक कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और पार्टिकुलेट मैटर पर सख्त सीमाएं तय की गई थी। यूरो 4 का भारतीय वर्जन है BS4। भारत में अप्रैल 2017 से BS4 नियम पूरे देश में अनिवार्य किए गए थे। कहानी यही है कि सरकार के अनुसार E20 की वजह से वर्ष 2016 से पहले की बनी गाड़ियों के कुछ पार्ट्स में बदलाव की जरूरत पड़ सकती है। अब ये कुछ कितना होता है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। हालांकि भारत में 1 अप्रैल 2020 से सीधे BS6 लागू किया गया था। राज्यसभा के बाद आज लोकसभा में भी नितिन गडकरी ने लिखित में जवाब में बताया है कि E20 पेट्रोल से गाड़ी का माइलेज 2 से 6% तक घट सकता है, लेकिन इंजन सुरक्षित है। E20 के कारण इंजन फेल होने, असामान्य घिसावट, जंग लगने या वाहन की उम्र कम होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। देखिए, ARAI की जो स्टडी है वो कहती है नॉन मेटेलिक कंपोनेंट्स में कोरोजन हो सकता है तो उसे रिप्लेस किया जा सकता है, वो भी एक पर्टिकुलर डेट लाइन के व्हीकल्स में। खैर, और अब बात करते हैं इस रंग की जो आज पूरे दिन सियासी टकराव का कारण बना हुआ है। यह रंग भारतीय हॉकी टीम की नई जर्सी से जुड़ा है। हॉकी इंडिया ने जर्सी का रंग बदल दिया है। अगले महीने होने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारतीय पुरुष और महिला हॉकी टीम की जर्सी को केसरिया रंग में दिखाया गया। अब यही केसरिया रंग कुछ लोगों की आंखों में चुभ रहा है। वैसे तो यह फैसला हॉकी इंडिया का है, लेकिन इसके जरिए सरकार से सवाल पूछे जा रहे हैं। पहले हम आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं।
जिससे आपको पूरी कहानी समझ में आएगी। देख रहे हैं आप, पहली तस्वीर भारतीय हॉकी टीम की पुरानी जर्सी की है जिसका रंग नीला था। यह है वो। कई वर्षों से हॉकी टीम के खिलाड़ी इसी जर्सी को पहनकर खेल रहे थे, लेकिन अगले वर्ल्ड कप में खिलाड़ी जो जर्सी पहनने वाले हैं उसका रंग यह है, केसरिया। भारतीय हॉकी टीम की केसरिया जर्सी को लेकर विवाद तब शुरू हुआ जब हॉकी टीम के पूर्व कप्तान रहे वीरेन रसिकीना ने फैसले का विरोध किया। वीरेन रसिकीना ने लिखा कि हॉकी इंडिया ने भारत के लिए कई अच्छे काम किए हैं, लेकिन यह फैसला शर्मनाक है। खिलाड़ियों ने कई वर्षों से नीली जर्सी पहनी है और फैंस भी मेन इन ब्लू को देखना चाहते हैं, जबकि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का कहना है जिस केसरिया रंग को जर्सी के लिए चुना गया है वो तिरंगे के रंग में से एक रंग है। हॉकी के मैदान से जब से यह मामला सियासत के गलियारों में पहुंचा तो इस पर टकराव और बढ़ गया। हमारे कोचेज, सपोर्टिंग स्टाफ और प्लेयरों की तरफ से, कैप्टन्स, उनकी तरफ से सेशन आया था और देखा गया कि ऑरेंज कलर हमारे जो देश के नेशनल कलर है, ऑरेंज कलर, 3 कलर में 1 कलर ऑरेंज कलर है, तो इसलिए ऑरेंज कलर को चूज किया गया। ये चाहे यूनिफॉर्म बदल लें, ये एजुकेशन पॉलिसी में भी अपनी इतिहास को बदलने की कोशिश करते हैं, कुछ भी कर लें। आपने देखा हमारे देश के युवा क्या सोचते हैं इसके बारे में। इनको भी ये ऑरेंज कलर में रंगेंगे लोग। ये लोग मानसिक रूप से दिवालिया लोग हैं। ये पेड़ों को भी हरे रंग से इसको ऑरेंज कलर करेंगे, अब देखिएगा। अरे छोड़िए, क्या ऑरेंज और ग्रीन, कोई फर्क नहीं पड़ता। परफॉर्मेंस मैदान पे होना चाहिए। क्रिकेट के तो हम भी सफेद कपड़ों में खेला करते थे। रंग से नहीं होता, परफॉर्मेंस से होता है। हमारा यदि रंग खेलों का ब्लू रहा है तो वही रहना चाहिए ना। उसके ऊपर इस प्रकार का धार्मिक रंग क्यों देते हो? ये क्रांतिकारियों का देश रहा है, तो इसलिए भारतीय जो हमारा रंग है उसमें किसी प्रकार का बदलाव नहीं होना चाहिए। हमको लगता है जो भी रंग पसंद किया सरकार ने उसको लोगों को पसंद करना चाहिए। उनको पता होना चाहिए भारतीय खेल, हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है, तो हॉकी के ऊपर जितनी हमारी पकड़ है, जितनी हमारी पहचान है, उसके लिए भगवा रंग होना ये बड़े ही स्वागत के योग्य है। इस विवाद को लेकर हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की का बयान आ चुका है, जिसमें उन्होंने ये बताया कि भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग क्यों बदला गया है, किन परिस्थितियों में बदला गया है। हॉकी इंडिया का तर्क है कि जर्सी के रंग बदलने का सुझाव खिलाड़ियों की ओर से ही आया और प्लेयर्स के साथ कोच से लंबी बातचीत के बाद फैसला लिया गया। हॉकी इंडिया के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय हॉकी में मैदान के टर्फ का रंग भी नीला है और खिलाड़ियों की जर्सी का रंग भी नीला था। खिलाड़ियों की शिकायत थी कि नीला रंग मर्ज होने से मैदान पे विजिबिलिटी में दिक्कत होती थी। विकल्प के तौर पर जर्सी के लिए पीले और केसरिया रंग का सुझाव मिला था और आखिर में सबकी सहमति से जर्सी का रंग केसरिया रखने का फैसला हुआ। हॉकी इंडिया के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज में शामिल यह रंग साहस, बलिदान और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक है और हॉकी टीम की जर्सी का हर पैटर्न, हर रंग एक कहानी कहता है। वैसे पहली बार नहीं है जब किसी खास इवेंट के लिए भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग बदला गया हो। ध्यान से देखिएगा, यह तस्वीर वर्ष 2010 की है जब इंडियन टीम की जर्सी का रंग लाइट ब्लू था और भारतीय टीम के खिलाड़ी साल 2010 के हॉकी वर्ल्ड कप में इसी जर्सी को पहनकर खेले थे। अगली तस्वीर 2014 की है जिसका जिक्र हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की ने अपने बयान में किया। वर्ष 2014 के हॉकी वर्ल्ड कप में भारतीय टीम पीली जर्सी में नजर आई थी। यह भी अच्छा है। वैसे वर्ष 2018 के हॉकी वर्ल्ड कप के लिए भारतीय हॉकी टीम की जर्सी का रंग फिर से बदल गया, फिर इसे स्काई ब्लू यानी आसमानी रंग कर दिया गया। वर्ष 2023 में भारतीय टीम की जर्सी स्काई ब्लू से गाढ़े नीले रंग की हो गई और मेन इन ब्लू ने इस जर्सी को पहनकर वर्ल्ड कप में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किसी टीम की जर्सी सिर्फ कपड़ा या रंग नहीं होती, समय के साथ उससे खिलाड़ियों की जीत, हार, संघर्ष और समर्थकों की यादें जुड़ जाती हैं। इसीलिए पुराने रंग से लगाव होना स्वाभाविक है और जर्सी बदलने पर सवाल उठना भी गलत नहीं है। लेकिन इस भावनात्मक लगाव को रंगों की राजनीति में बदल देना भी उचित नहीं है। हर रंग में धर्म, विचारधारा या किसी राजनीतिक संदेश की तलाश होने लगे तो उसे पहचान या सम्मान से जोड़ा जाने लगे तो खेल जो है वो पीछे छूट जाता है और विवाद आगे आ जाता है। रंग को विभाजन का हथियार मत बनने दीजिए। जर्सी का रंग क्या हो इस पर चर्चा हो सकती है, लेकिन असली बहस इस पर होनी चाहिए कि खिलाड़ियों को कैसी ट्रेनिंग, सुविधाएं और समर्थन मिल रहा है। वैसे
ये बात मन में सेव कर लीजिए कि मेडल हमेशा मेहनत, प्रशिक्षण, मजबूत खेल, व्यवस्था और प्रतिभा से आते हैं, किसी खास रंग की जर्सी से नहीं। और सबसे अच्छा रंग विजय का होता है, मेहनत से प्राप्त की गई सफलता का होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है, वो जो नीला कलर है, कहते हैं कुछ प्लेयर्स वो अशोक चक्र से इंस्पायर्ड था।